हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है जब जो डिफेंडेंट है यानी जिसके खिलाफ आपने कंप्लेंट की है वो कोई हैजार्डियस एक्टिविटी कर रहा है, स्पेशली कमर्शियल। हैजार्डियस यानी रिस्की, डेंजरस कमर्शियल एक्टिविटी, जैसे इस तरह की कोई फैक्ट्री जिसमें बहुत सारा पेट्रोल या कोई पॉइजनस केमिकल्स या कोई ऐसा प्रोसेस है या कोई भी चीज है। अब जैसे हम एक केस पढ़ेंगे जिसमें सिंपल पानी स्टोर था, लेकिन पानी भी अगर लार्ज वॉल्यूम में स्टोर कर दिया जाए तो वो भी डेंजरस प्रूव हो सकता है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन जहां कोई भी एक बिजनेसमैन, कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री हैजार्डियस, रिस्की, डेंजरस केमिकल या प्रोसेस यूज कर रही है जिसके एस्केप होने से अगर कोई लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, सो इन दैट सिचुएशन वो लायबिलिटी के केस में हम ये देखते हैं कि किस तरह से सामने वाली जो पार्टी है यानी कि जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक, उसको जो दिक्कत हुई उसके लिए कंपेंसेशन मिल सके। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है? वेयर अ पर्सन is held liable for damage caused by his activity even without proof of negligence or wrongful intention। यानी बंदे की गलती नहीं है फिर भी वो लायबल है, ये है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। और इंडिया में तो अभी आगे चल के पढ़ाऊंगा एब्सोल्यूट लायबिलिटी है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो है वो एक केस लॉ है रेलेंट्स फ्लेचर का। अगर आपने लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ा हुआ है वो इसमें रिपीट भी होगा। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में फिर एक्सेप्शंस हैं, बट एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई एक्सेप्शंस नहीं है। यानी अगर आप एक डेंजरस इंडस्ट्री चला रहे हो, कोई केमिकल, कोई गैस, कोई चीज आपकी फैक्ट्री से रिलीज हुई जिसने अड़ोस पड़ोस, कोई करंट लग गया अड़ोस पड़ोस वालों को, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई हैवी वेट मशीनरी इधर उधर कर रहे थे जिसके नीचे दब के कोई मैन प्रॉपर्टी को डैमेज हो गया, यू आर लायबल। So if a person is liable for the damage caused by his activities, तो फिर वो liable होगा चाहे proof of negligence और wrongful intention हो या ना हो। रेलेंट्स फ्लेचर का जो केस है ये लैंडमार्क केस है। अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एग्जाम में आती है तो आप रेलेंट्स फ्लेचर जरूर लिखिए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। इसमें इन्होंने ये कहा इफ ए पर्सन ब्रिंग्स एंड कीप्स एनी डेंजरस थिंग ऑन हिज लैंड, कोई भी चीज, अगर कोई भी आदमी अपनी जमीन पर कोई खतरनाक चीज ला रहा है, जैसे मैंने कहा पॉइजनस, डेंजरस, कोई भी केमिकल, पेट्रोल, समथिंग समथिंग समथिंग, और ये आपकी लैंड से निकल के पड़ोस में चला जाता है। आफ्टर ऑल कोई भी फैक्ट्री हो तो उसके बराबर में मकान भी हो सकते हैं, दुकान भी हो सकती है, ऑफिस भी हो सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कुछ भी हो सकते हैं। अगर वो अपने आप में बोलो ओनली इंडस्ट्रियल एरिया, तो भी बराबर में दूसरी फैक्ट्रीज तो हैं। अगर आप कोई फैक्ट्री चला रहे हो, इंडस्ट्री चला रहे हो, तो आपको हक थोड़ी है दूसरे को डिस्टर्ब करने का। सो इफ ए पर्सन कीप्स एनी डेंजरस थिंग ऑन हिज लैंड एंड इट एस्केप्स causing damage, then he is liable. This concept is very important in the study of crime and tort, क्योंकि सोसाइटी को आपको प्रोटेक्ट करना है, इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना है। कहां से प्रोटेक्ट करना है? फ्रॉम हैजार्डियस एक्टिविटीज। ये टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है, बट हैजार्डियस जरूर है, कमर्शियल हैजार्डियस एक्टिविटी। तो यहां पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब है लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट। आप बोलोगे मेरी गलती नहीं है, तब भी आप लायबल हो, क्योंकि आपको ध्यान रखना है। अ पर्सन में बी लायबल इवन दो ही हैज टेकन ऑल पॉसिबल केयर, लिया फिर भी नुकसान हुआ, दिक्कत आई, तो आप लायबल हो। ठीक है, आपको हो सकता है जेल में बंद ना करें, बट आपको कंपेंसेशन देना पड़ सकता है। अब जैसे रेलेंट्स फ्लेचर में क्या हुआ, जो डिफेंडेंट था उसने एक रिजर्वोयर, एक बनाया जलाशय, मतलब कुछ अपनी जमीन पर बहुत सारा पानी भर दिया। अब उसको नहीं पता था कि नीचे जो है शैफ्ट्स हैं यानी खदानें हैं, उसके नीचे थी, अब उनमें पानी भर गया। अब उसने तो यही कहा कि मेरे को नहीं पता था, बट कोर्ट ने कहा अ पर्सन हु कीप्स अ डेंजरस थिंग ऑन हिज लैंड मस्ट प्रिवेंट इट्स एस्केप। अब कोई आदमी बोल सकता सर पेट्रोल नहीं था, सर पानी था, पानी। और भाई पानी भी तो लार्ज स्केल पानी था ना, नीचे खदानों में घुस गया, 5-10 बाल्टी पानी थोड़ी था। नेचुरली अगर खदानें डूब गई तो सोचो कितना पानी भरा होगा उसने। तो वाटर भी अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम में स्टोर कर दो, ऐसे लकड़ी भी क्या देखने में तो सिंपल लगती है, अगर छोटी मोटी डंडल 2-4 पड़ी हो आपके, अगर मानो आप हजारों टन लकड़ी अपने, अब उसमें जरा सी भी आग लगी तो हो गया काम। ऐसे बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी में कपड़ा,
ये सब चीजें क्या है, फ्लेमेबल होती हैं। घी, पेट्रोल, इस तरह की चीजें अगर लार्ज वॉल्यूम में आप अपने पास स्टोर कर दो तो पड़ोस में दिक्कत आ सकती है। तो अगर हम बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की, तो कोई डेंजरस सब्सटेंस आप अपनी जमीन पर लाए हैं, इसमें वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सप्लोसिव्स, केमिकल्स, कुछ भी हो सकता है। जैसे गैस लीकेज हो गई नियर बाय रेजिडेंट्स को, तो फैक्ट्री लायबल होगी। आप कुछ भी नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड कर रहे हैं, नेचुरल यूज ऑफ लैंड तो यही माना जाता है उस पर आप घर बना के रहो या खेती करो। इसके अलावा अगर आप कुछ भी करोगे तो ये अनयूजुअल, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड माना जा सकता है, राइट। जैसे लार्ज क्वांटिटी ऑफ केमिकल आपने रेजिडेंशियल एरिया में स्टोर कर दिया, तो इसको क्या मानेंगे, ये नॉन नेचुरल यूज है, और यहां से फिर एस्केप ऑफ डेंजरस थिंग है, और इससे क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। और जैसे इलेक्ट्रिक करंट फैक्ट्री से नियर बाय हाउसेज में चला गया तो लायबल है आप। और एस्केप से एक्चुअल डैमेज हुआ है बाकायदा, ऐसा नहीं कि चलो जी पानी बह गया लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो फिर कोर्ट एक टाइम माफ भी कर सकता है या मैट्रिक कोर्ट तक नहीं जाएगा। लेकिन अगर सपोज पानी बह गया, करंट हो गया, गैस, पॉइजनस, आग कुछ ऐसी लग गई आपकी वजह से और लोगों को नुकसान हुआ, फिजिकल, फाइनेंशियल, एनवायरमेंटल, मे बी डिस्ट्रेस, यू विल बी लायबल। तो रूटीन में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आपकी लायबिलिटी होती है। एक्सेप्शंस क्या है इसके, एक्सेप्शन है नेचुरल फोर्सेस। याद रखना, आगे चल के एब्सोल्यूट लायबिलिटी पढ़ाऊंगा तब ये एक्सेप्शन एप्लीकेबल नहीं है। मतलब इंडिया में एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, ये तो फॉरेन केस, फॉरेन कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। इंडिया ने इसको इवॉल्व करके बना दिया एब्सोल्यूट लायबिलिटी, और उन्होंने कह दिया जो एक्सेप्शन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में है, जो अब पढ़ा रहा हूं, ये इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब अगर नेचुरल फोर्सेस की वजह से भी पानी भाग जाए तो भी फैक्ट्री लायबल है, यस। कमर्शियल एंटरप्राइज है, अगर आपकी इंडस्ट्री है आपकी, और आपकी वजह से पब्लिक को नुकसान हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टी डैमेज है या हेल्थ वेल्थ खराब हो रही है, तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, चाहे आप डिफेंडेंट हैं। यहां पे मैंने लिखा है डिफेंडेंट मे नॉट बी लायबल, बट याद रखना मैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पढ़ा रहा हूं, एब्सोल्यूट लायबिलिटी नहीं। इंडिया में एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, यानी इंडिया में अगर इस तरह की नेचुरल फोर्सेस की वजह से भी नुकसान होता है, माना आपकी फैक्ट्री ढह गई, थोड़ा पहाड़ी टाइप था, वो उतर के नीचे वाले लोगों को ऊपर उसमें सामान गिरा और उनको चोट लगी, तो आप लायबल हो सकते हो। एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, हो सकता है आपकी गलती ना हो, किसी टेररिस्ट अटैक की वजह से प्रॉब्लम आई, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी फॉरेन कंट्रीज में जो रूल है, हो सकता है कि उसको माफी मिल जाए, इंडिया में नहीं मिलेगी। प्लेंटिफ्स ओन फॉल्ट, यहां पर 1% चांसेस है कि इंडिया में भी चांस में भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाएगी। प्लेंटिफ ने खुद ही गलती की, माना जिस व्यक्ति को चोट लगी उसने खुद ही पंगा लिया हुआ, माना सपोज मैंने पेट्रोल स्टोर किया हुआ और मैंने लिखा हुआ है नो एंट्री विदाउट परमिशन, हाईली इनफ्लेमेबल, मैंने सारे नोटिस वगैरह सब लगाए हुए हैं, गार्ड भी लगाए हुए हैं। अब कोई आदमी गार्ड्स को भी डिफीट करके अंदर घुस गया और वो फिर वहां उसको चोट लग गई या उसने कुछ ऐसा पंगा किया जिससे वो चीज बाहर आ गई प्रॉपर्टी के और उसको नुकसान हुआ, अब फिर तो उसकी खुद की गलती है। यहाँ शायद इंडिया में किसी केस में उसको शांति मिल जाए। कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, ये भी कुछ हद तक वैसा ही है कि प्लेंटिफ ने, यानी जिसको चोट लगी, उसने खुद ही अलाउ किया था या वो खुद ही उस चीज में इन्वॉल्व था डिफेंडेंट के साथ, तो 1%। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में तो ये एक्सेप्शन है ही है, बट इंडिया में एब्सोल्यूट लायबिलिटी में हाथ क्या डिस्कस करके चल रहा हूँ, या गवर्नमेंट ने माना कोई चीज खुद ही ऑथराइज की हुई है। समटाइम कोई भी एक्टिविटी है, अगर वो गवर्नमेंट ने ही किसी लॉ में आपको कहा है करो, या गवर्नमेंट ने आपको किसी लॉ में ऑथराइज किया है और फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्सेप्शन मिल सकती है। बट एब्सोल्यूट लायबिलिटी में इसमें भी एग्जेम्पशन मिलने में कोर्ट्स में दिक्कत आएगी, कंपनसेशन देना पड़ सकता है। तो जैसे मैंने कहा, इंडिया में द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हैज बीन मॉडिफाइड इनटू द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। इंडिया में एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, यानी कि नो एक्सेप्शन इज अलाउड। आपको बिल्कुल कोई एक्सेप्शन अलाउ नहीं करेंगे, आपको देना ही है। हैजार्डियस एक्टिविटीज हैं तो यू आर लायबल। जैसे अब केस है एमसी मेहता ओलियम गैस लीक केस, इसमें यही हुआ था, गैस लीक हो गई दिल्ली में फ्रॉम श्रीराम फूड एंड इंडस्ट्री दिल्ली से, उससे डेथ भी हुई, इंजरीज भी हुई, देने पड़ेंगे आपको पैसे, अब बच नहीं सकते, इसमें रेलैंड फ्लेचर की एक्सेप्शन नहीं लगेगी। तो ये केस ने स्ट्रेंथन किया एनवायरमेंट एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी इन इंडिया को, इसको ये इन्होंने स्ट्रेंथन किया। इसी तरह से भोपाल गैस ट्रेजेडी पुरानी है 1984 की, इसमें तो हजारों लोग मरे थे, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में भी यही हुआ था, थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हैजार्डियस इंडस्ट्री है, कंपनसेशन देना होगा, सैकड़ों करोड़ रुपए कंपनसेशन दिलवाया। इसी तरह से एक केस है आपका इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें केमिकल इंडस्ट्रीज ने टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज किया
जिससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन हुआ राजस्थान में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल लगेगा, जो पोल्यूशन करेगा उसको ही पैसे देने पड़ेंगे। वेल्लोर सिटीजन्स, इसमें लेदर फैक्ट्रीज थी, उन्होंने कुछ डिस्चार्ज्ड अनट्रीटेड वेस्ट जो है वाटर में छोड़ा और उससे जो है फिर पोल्यूशन हुआ, उस पर भी कंपेंसेशन देने के लिए कोर्ट ने बोला। और साथ में प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल भी कहा कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए पहले ही आप देखो कि जो आप काम कर रहे हो हमें क्यों उसमें कंपेंसेशन देना पड़ता है, हमें क्यों आपको लायबल ठहराना पड़ता है। आप खुद क्यों नहीं देखते हो कि जब आप कोई काम गलत कर रहे हो तो उसमें अगर कोई कंपेंसेशन पेबल है तो दो उसको और खुद देखो आप। अब अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप विद बीएनएस की, तो वैसे तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट का मैटर है, बट फिर भी क्रिमिनल लायबिलिटी तो होती ही है। जब आप डेथ, इंजरी, एनवायरमेंटल हार्म क्रिएट करते हो तो क्रिमिनल पनिशमेंट भी मिल सकती है। यानी इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स अगर होंगे तो सिविल और क्रिमिनल दोनों लायबिलिटी खड़ी होंगी। सिविल लायबिलिटीज भी होंगी और क्रिमिनल भी होंगी, जेल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज की बात करते हैं तो एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं। रेल एंड फ्लेचर पर डिपेंडेंट है, इसमें एस्केप ऑफ डेंजरस आइटम है और डिफेंडेंट जो है वो डिफेंस यूज कर सकता है। लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात करें तो इसमें कोई एक्सेप्शन अलाउड नहीं है, डेवलप्ड इन इंडिया है, हैजार्डियस इंडस्ट्रीज के लिए, और लायबिलिटी एब्सोल्यूट अनलिमिटेड है, बच नहीं सकते, उत्तरदायित्व पूर्ण और असीमित है। सो ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, प्रोटेक्टिंग द सोसाइटी फ्रॉम डेंजरस एक्टिविटीज। लेकिन देखो ना, बिजनेस है तो डेंजरस तो करेगा ही, अब कोई तो करेगा ना। ये तो है नहीं कि हम पेट्रोल को अवॉइड कर सकते हैं या केमिकल्स को अवॉइड कर सकते हैं, पॉइजनस चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं दवाइयां बनती हैं और बहुत कुछ होता है भाई, तो करना तो पड़ेगा, बट संभल के करो। लायबिलिटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इवन विदाउट प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस। आपने ये प्रूव भी कर दिया मेरी गलती नहीं है, तब भी आपको कंपेंसेशन देना पड़ सकता है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो इन नंबर्स पे व्हाट्सएप करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां पर भी लिख सकते हैं, और जिस बुक से पढ़ा रहे हैं उसको परचेज करने के लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।